नमस्कार। डीएलएड फर्स्ट ईयर हिंदी विषय और हम बात कर रहे थे शब्द संरचना की। शब्द संरचना के अंतर्गत हम लोगों ने प्राचीन दृष्टि से शब्दों को देखा, रचना की दृष्टि से शब्दों को देखा, अर्थ की दृष्टि से देखा और हम अब देख रहे थे व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने विकारी और अविकारी शब्दों को देखा था। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संज्ञा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग चलते हैं। मुकेश 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 के दोस्त के साथ मुकेश के दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा है। वाक्य को देखिए, मुकेश के दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर संज्ञा का तो प्रयोग कर लिया और दोबारा संज्ञा का ही हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब ये देखने में सब थोड़ा हमें अटपटा लग रहा है। अब यहाँ पर हम अगर सर्वनाम का प्रयोग करें, मुकेश अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा है, तो मुकेश अपने दोस्त या मित्र कह सकते हैं के साथ पतंग उड़ा रहा है। देखिए, पहले वाक्य की अपेक्षा जो दूसरा वाक्य है वो पढ़ने में हमें सटीक लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लिया। क्या सर्वनाम शब्द है? तो है अपने। ठीक है, अगर सर्वनाम की बात करें तो ये होता है सबका नाम। अर्थ की दृष्टि से देखें तो इसे कहते हैं सबका नाम। अब अगर परिभाषा के अंदर बांधा जाए तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम के भेदों की हम बात करेंगे। तो सर्वनाम के भेद तो हम देखते हैं सर्वनाम के 6 भेदों को। कितने? 6 भेदों को हम लोग देखेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। देखिए, 6 प्रकारों की चर्चा हम लोग हमारे शब्द संरचना के अंतर्गत, विकारी शब्दों के सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग सर्वनाम की 6 भेदों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसे ले लेते हैं।
पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला, परिभाषा पढ़ेंगे, बोलने वाला अपने लिए सुनने वाले के लिए, बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक सारणी बना लेंगे। सारणी के अंतर्गत 3 भाग करेंगे। तो पहला प्रकार होता है इसके अंतर्गत, देखो, उत्तम पुरुष। कैसे? बोलने वाला क्या है? उत्तम पुरुष है। 3 प्रकार होते हैं इसके, उत्तम पुरुष। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा हुआ? तो ये सुनने वाला। अब अन्य है, उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। परिभाषा के अंतर्गत भी दे रखा है, अन्य व्यक्ति वो होता है अन्य पुरुष। अब जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब अगर बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाएगा तो किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? वो है हम, मेरा, हमारा और हमें। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? उत्तम पुरुष मतलब जो बोल रहा है उसके लिए अगर शब्दों का प्रयोग करना है तो हम, मेरा, हमारा और हमें आएगा। और मध्यम के लिए तू, तुम, तुम्हारा, आप और आपको। इन शब्दों का प्रयोग हमें मध्यम पुरुष के लिए करना होता है। मध्यम मतलब कि जो सुनने वाला पुरुष होता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। फिर है अन्य पुरुष के लिए वह, उसे, उन्होंने, उन्हें, यह और ये। ठीक है, तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष जो बात को कह रहा है, फिर है मध्यम पुरुष जो बात को सुन रहा है, और एक अन्य पुरुष जिसकी बात की जा रही होती है या जिसके लिए बात की गई होती है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। अब उत्तम पुरुष के अंदर हम, मेरा, हमारा और हमें आता है। मध्यम पुरुष के लिए तुम, तुम्हारा और आपको लिख सकते हैं। अन्य पुरुष के अंदर वह, उसे, उन्होंने, उन्हें और ये का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम सर्वनाम का दूसरा प्रकार लेंगे। ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। 6 प्रकारों की बात हम लोग करेंगे। दूसरा प्रकार, है, एक दो उदाहरण देख ले। जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूं,
तो कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। दूसरा है तुम कब आए, तुम कब आए, तुम कब आए यानी सुनने वाला, ठीक है। फिर है वह जा रहा है, मतलब कि अन्य पुरुष की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये उदाहरण थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब हम अपना दूसरा प्रकार है सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय होता है एक चीज का, किसी भी चीज का निश्चय करना, निश्चित तौर पे पता होने पर इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा प्रकार हमारा है निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब एक परिभाषा के माध्यम से हम लोग देते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास, जो दूर या पास की निश्चित, दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति की और संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर हो या पास हो लेकिन निश्चित हो, मतलब जिस ऐसे जो वस्तु या व्यक्ति जो निश्चित तौर पर दिखाई दे रहे हैं या जिनकी ओर संकेत किया जा रहा है वो निश्चित हो, ऐसे ऐसे जो शब्द है सर्वनाम शब्द, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, निश्चित तौर पर इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि यह किताब मेरी है। दूसरा उदाहरण, वह ही दौड़ में प्रथम आएगा, वह ही दौड़ में प्रथम आएगा। ये भी निश्चित है, निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि वही दौड़ में प्रथम आएगा। एक और है, यह मेरा विद्यालय है, वह उसका, यह मेरा विद्यालय है, वह उसका। ठीक है, अब देखिए कि निश्चय के अंतर्गत जो निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है, जिन चीजों को या जिन वस्तुओं को देखा जा रहा है और उसी की ओर संकेत करते हुए कहा जाता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। निश्चित शब्द होते हैं, उन्हीं को हम निश्चयवाचक सर्वनामों के अंतर्गत लेते हैं। अब आप अपना गृह कार्य प्रश्न लिखें। गृह कार्य में लिखें, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझाइए। ठीक है, अब ये आपका
गृहकारी प्रश्न है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्योंकि परिभाषा मैंने आपको बता दी है, तो परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझानी है। और दो जो मैंने सर्वनाम के भेद आपको समझाए उनके बारे में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाए, और घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।